हाय मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेज में। आज हम जो है संज्ञा का पार्ट 2 कराएंगे। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा का पार्ट 1 कराया था, जिसमें हमने संज्ञा के भेद बताए थे। 4 प्रकार की संज्ञा हम क्लियर कर चुके हैं और आज हम भाववाचक संज्ञा और संज्ञाएं कैसे चेंज होती हैं, कैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में जाती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में चेंज होती है, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है या कहाँ पर उसका प्रयोग जातिवाचक में होता है, कहाँ पर जो है कौन सी संज्ञा का प्रयोग किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे आज। पहले हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ या किसी के गुण, दोष, रूप, रंग, स्वभाव, संकल्पना आदि के बारे में जो बोध कराती है वो संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा की विशेषता है मित्रों, उसमें आप संज्ञा को या किसी वस्तु को आप छू नहीं सकते हो, उसके गुणों का आप अनुभव कर सकते हो, केवल उसको छू नहीं सकते हो। क्या कर सकते हो? उसको फील कर सकते हो केवल। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव अथवा संकल्पना आदि का बोध होता है। गुण, दोष, शील, स्वभाव और संकल्पना आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन इत्यादि। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनको आप भाववाचक संज्ञा मान सकते हैं, और भी हैं। बचपन है, जवानी है, बहुत सारे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ये शब्द ऐसे हैं, इनको हम फील कर सकते हैं। मिठास है, इनको हम फील कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, इनको छू नहीं सकते। एक प्रकार से हम कहें हमने कोई चीज़ खाई तो हमें ऐसा लगेगा कि मीठी है या खट्टी है, तो मिठास है या चटपटाहट है या कुछ और है, तो उसे हमने फील किया, महसूस किया। छू नहीं सकते हम इसको। भाववाचक संज्ञा में क्या करते हैं? छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक स्वतंत्र रूप से होती हैं और एक प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। मान लीजिएगा प्रेम है, घृणा है और भी शब्द हैं, वो सब क्या हैं? जैसे प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, ये तो एक प्रकार से जो संज्ञा हो जाएंगी वो स्वतंत्र हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी मित्रों? स्वतंत्र। जैसे अच्छाई है, बुराई है, बीमारी है, लंबाई है, ये मित्रों एक प्रकार से प्रत्यय जोड़कर बनाई गई हैं। क्या? प्रत्यय जोड़कर बनाई गई हैं। प्रत्यय जोड़कर बनाई गई हैं। प्रत्यय जोड़कर बनाई गई संज्ञा है। प्रत्यय जोड़कर बनाई गई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं भाववाचक, और कुछ संज्ञाएं प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। प्रत्यय जोड़ा देखा, जैसे अच्छा में ई प्रत्यय जोड़ा तो बना अच्छाई। ठीक है, बुरा में ई जुड़ा तो बुराई, बीमारी में ई जुड़ा तो बीमारी बन गया। तो ये क्या बना है? प्रत्यय जोड़कर ये संज्ञाएं बनाई गई हैं। जो कि प्रत्यय जोड़कर बनाई तो संयुक्त एक प्रकार से हो जाएंगी भाववाचक संज्ञाएं, और जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जिनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, वो भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र रूप से आती हैं। क्रोध है, घृणा है, प्रेम है आदि जो संज्ञाएं हैं वो कैसी संज्ञाएं हैं? स्वतंत्र संज्ञाएं हैं। तो मित्रों ये आपको परिभाषा समझ में आई होगी। एक बार और देख लें। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, संकल्पना आदि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं 2 तरह से होती हैं, एक स्वतंत्र और दूसरी प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती हैं मित्रों। स्वतंत्र में क्रोध है, घृणा है, प्रेम है इत्यादि, और प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जो संज्ञाएं जिनमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो संज्ञाएं इस प्रकार होती हैं। अच्छाई है, बुराई है, बीमारी है, लंबाई है।
ये सब क्या है, कैसी संज्ञा हैं जिनमें प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, तो और भी भाववाचक संज्ञा हैं। हम देखते हैं कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, और विशेषण से भाववाचक कैसे बनती है, क्रिया से भाववाचक कैसे बनती है, कैसे चेंज होती हैं संज्ञाएं, कैसे कैसे जो है अव्यय से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, आइए मित्रों, याद रखना भाववाचक संज्ञा सभी संज्ञाओं में सबसे जो है बड़ी है या सबसे विस्तृत चैप्टर है इसका, इसको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चेंज करते हैं हम, कैसे पॉइंट याद रखना है। जातिवाचक, जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक। मित्रों जातिवाचक से भाववाचक कैसे करेंगे, यानी हमने एक शब्द लिख लिया लड़का, लड़का जातिवाचक है, इसका भाववाचक क्या हुआ, लड़कपन। बच्चा, बच्चा का क्या होगा, बचपन। मनुष्य, मनुष्य का मनुष्यत्व। नर का नरत्व। नारी का नारीत्व। स्त्री का स्त्रीत्व। पुरुष का पुरुषत्व, पुरुषत्व। सिंह का सिंहत्व, सिंह का सिंहत्व। और इधर आपको देखना है पंडित का पांडित्य, पंडित का पांडित्य। और चोर का चोरी। डाकू का डकैती, डाकू का डकैती। देखिए लड़का का लड़कपन हो गया, बच्चा का बचपन, मनुष्य का मनुष्यत्व, नर का नरत्व, नारी का नारीत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, पुरुष का पुरुषत्व, सिंह का सिंहत्व, पंडित का पांडित्य, चोर का चोरी, डाकू का डकैती। और भी देख लें आप, जैसे मित्रों सज्जन का सज्जनता, सज्जन का सज्जनता, मानव का मानवता, मानव का मानवता, सज्जन का सज्जनता, आदमी का आदमियत, आदमी का आदमियत, मित्र का मित्रता, मित्र का मित्रता, शत्रु का शत्रुता, शत्रु का शत्रुता, सेवक का सेवा, सेवक का सेवा, वकील का वकालत, वकील का वकालत। और भी हो सकते हैं बहुत सारे शब्द जो हमने देखे हैं जातिवाचक से भाववाचक बनते हैं मित्रों। यानी जातिवाचक जो है वो भाववाचक में कौन सा शब्द बन जाता है, कैसे चेंज होता है, वो पॉइंट मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। जैसे लड़का का लड़कपन हो जाता है जातिवाचक, सॉरी लड़का जातिवाचक है, लड़कपन भाववाचक। बच्चा जातिवाचक, बचपन भाववाचक। मनुष्य का मनुष्यत्व, नर का नरत्व, नारी का नारीत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, पुरुष का पुरुषत्व, सिंह का सिंहत्व, पंडित का पांडित्य, चोर का चोरी, डाकू का डकैती, सज्जन का सज्जनता, मानव का मानवता, आदमी का आदमियत, मित्र का मित्रता, शत्रु का शत्रुता, सेवक का सेवा, वकील का वकालत।
तो मित्रों आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनी या जातिवाचक संज्ञा भाववाचक में कैसे चेंज हो गई, वो आपने देख लिया है। आप बार बार इसका रिवीजन करें, परीक्षाओं में कभी कभी ये पूछे जाते हैं कि लड़का का भाववाचक क्या होगा या लड़का जो शब्द है जातिवाचक उसका भाववाचक क्या बनेगा। ठीक है, तो याद रखना जातिवाचक से भाववाचक। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। काफ़ी जो है अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद रखना है आपको। ठीक है मित्रों, क्या है? लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, मनुष्य का मनुष्यत्व, नर का नरत्व, नारी का नारीत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, पुरुष का पुरुषत्व और सिंह का सिंहत्व, पंडित का पांडित्य, चोर का चोरी, डाकू का डकैती, सज्जन का सज्जनता, मानव का मानवता, आदमी का आदमियत, मित्र का मित्रता, शत्रु का शत्रुता, सेवक का सेवा, वकील का वकालत। ठीक है मित्रों, तो मैं इसको मिटाता हूँ। आगे देखते हैं सर्वनामों से भाववाचक कैसे बनता है। सर्वनाम से भाववाचक कैसे चेंज होता है। सर्वनाम से भाववाचक कैसे चेंज होता है मित्रों, इस बात को आपको देखना है, ज़रूर याद रहे, ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है। सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक यानी सर्वनाम और जो संज्ञा भाववाचक में चेंज होती है उस पॉइंट को आपको देखना। जैसे अहम जो होता है वो सर्वनाम होता है और अहंकार जो हो जाता है मित्रों वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। मम सर्वनाम होता है, ममता भाववाचक संज्ञा हो जाती है। पराया सर्वनाम होता है और परायापन, परायापन भाववाचक संज्ञा हो जाती है मित्रों। अपना सर्वनाम और अपनापन, अपनापन या अपनत्व, अपनत्व, अपनत्व क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है स्व, स्व का स्वत्व, निज का निजत्व भी कर सकते हैं आप। तो ये संज्ञाएं सर्वनाम से चेंज हो रही हैं, आपने देखा। ठीक है, या निज का निजता भी हो सकता है, निज का निजता। तो मित्रों आप देखें कि जो मैंने अभी संज्ञा चेंज की है या जो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं उनको आप एक बार और रिवीजन कर लें। अहम का अहंकार हो जाएगा, अहम अपने आप में सर्वनाम होता है मित्रों और अहंकार भाववाचक संज्ञा होती है। मम का ममता हो जाएगा, मम सर्वनाम, ममता भाववाचक संज्ञा। याद रहे, मम क्या हो गया? सर्वनाम, ममता भाववाचक संज्ञा। पराया सर्वनाम हो गया, परायापन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अपना, अपना का अपनापन या अपनत्व भी हो जाएगा और स्व का स्वत्व हो जाएगा, निज का निजता हो जाएगा। मित्रों याद रहे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं कैसे चेंज होती हैं, भूलना नहीं है आपको। एक एक पॉइंट नोट कर लेना है, कापी पर याद कर लेना है। क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओरल या मौखिक ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। ठीक है, तो सर्वनाम से भाववाचक। नेक्स्ट हम देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे चेंज होती है। विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक में देखेंगे आप, मिटाता हूँ। विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक।
विशेषण से भाववाचक, जैसे मित्रों विशेषण में लिख दूं यहाँ पर सुंदर, सुंदर विशेषण होता है। विशेषण तो आप जानते हैं विशेष की विशेषता बताता है या किसी वस्तु की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूँ हरा धनिया, धनिया कैसा है हरा, तो हरा क्या हो गया, विशेषण हो गया। धनिया एक नाउन हो गया। इस बात को ज़रूर याद रखना है, यानी संज्ञा सर्वनाम की या किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो सुंदर, सुंदर का भाववाचक क्या हो जाएगा, सुंदरता। हरा का हरियाली, हरा हरियाली। सफ़ेद का सफ़ेदी, सफ़ेद का सफ़ेदी हो जाएगा मित्रों। बुरा का बुराई, बुरा का बुराई। भला, भला का भलाई। अच्छा का अच्छाई, अच्छाई। गरीब का गरीबी, गरीब का गरीबी। प्रताप का प्रतापी, प्रताप का प्रतापी। अमीर का अमीरी, अमीर का अमीरी। ये देखा आपने मित्रों, हमने विशेषण से भाववाचक बनाया। सुंदर का सुंदरता और हरा का हरियाली, सफ़ेद का सफ़ेदी और बुरा का बुराई, भला का भलाई, अच्छा का अच्छाई, गरीब का गरीबी और प्रताप का प्रतापी और अमीर का अमीरी। और पॉइंट भी देख लीजिएगा, आप देखना चाहें तो लाल का लाली हो जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, कहीं कहीं लालमा भी आता है इसका। लाल का लाली या लालिमा भी पूछा जाता है। अगर एक और पॉइंट पूछा जाए कंजूस, कंजूस का कंजूसी, कंजूस का कंजूसी आ जाता है। तो मित्रों ये देखा हमने विशेषण से भाववाचक, और जो शब्द विशेषण होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में क्या बन जाते हैं या प्रत्यय कौन सा जुड़ जाता है, कैसे चेंज होते हैं, उनको आपको याद कर लेना है। आपको 2-1 बार रिवीजन कर लेना है या मेरी क्लास को आपको 2-1 बार देख लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। आने वाली परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाओं में हिंदी तो आपको आएगी ही आएगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आगामी परीक्षाएं यूपीएसआई की आने वाली हैं 6000, 8000 लेखपाल की आने वाली हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी घोषणा हो चुकी है कि 13000 वैकेंसीज आने वाली हैं। उन सब में अनिवार्य रूप से हिंदी पूछी जाती है, ठीक है मित्रों। याद रहे सारी क्लासें आपको देखनी है। तो सुंदर का सुंदरता, हरा का हरियाली, विशेषण है सफ़ेद का सफ़ेदी, बुरा का बुराई और भला का भलाई, अच्छा का अच्छाई, गरीब का गरीबी, प्रताप का प्रतापी, अमीर का अमीरी, लाल का लाली या लालिमा, कंजूस का कंजूसी। तो ये मित्रों क्या हो गया, विशेषण से हमने क्या बना दी, भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। गौर से देख लीजिएगा, इसको बढ़िया से याद कर लेना, इससे भूलना नहीं है भैया, बिल्कुल इसको रिवीजन कर लेना है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए सुंदर का भाववाचक क्या होगा, तो आप आसानी से बता देंगे सुंदर का भाववाचक जो होगा वो क्या होगा, सुंदरता होगा। अच्छा का भाववाचक क्या होगा, अच्छाई होगा। बुरा का बुराई होगा। भला का भलाई होगा। तो ये शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको याद कर लेना, आप नोट कर लेना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक।
क्रिया से भाववाचक कैसे देखते हैं? जैसे हमने कहा लिखना क्रिया है, लिखना क्या है? क्रिया, यानी लिख धातु होती है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्रिया का मूल रूप मित्रों क्या होता है? धातु। और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है, हैं? धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। अब क्रिया में अगर हम और भी प्रत्यय जोड़ें या भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, कैसे आपको याद करना है, उसको देखिएगा। लिखना, लिखना का लिखावट, लिखावट या लिखाई, लिखना का लिखावट या लिखाई, पढ़ना का पढ़ाई, चलना का चाल, चलना का चाल, घबराना का घबराहट, चिल्लाना का चिल्लाहट, चिल्लाना का चिल्लाहट, चिल्लाना का चिल्लाहट, मिलना का मिलावट, मिलना का मिलावट, सजना का सजावट, गिरना का गिरावट, गिरना का गिरावट। देखिए मित्रों, याद करिए, लिखना का लिखावट, पढ़ना का पढ़ाई, चलना का चाल और घबराना का घबराहट, चिल्लाना का चिल्लाहट, मिलना का मिलावट, चलना का सजना का सजावट और गिरना, गिरना का गिरावट, थकना का थकावट, थकना का थकावट। मित्रों याद हो जाएंगे पॉइंट, ठीक है। लिखना का लिखावट हो जाएगा, पढ़ना का पढ़ाई हो जाएगा, चलना का चाल हो जाएगा, घबराना का घबराहट, चिल्लाना का चिल्लाहट, मिलना का मिलावट और सजना का सजावट, गिरना का गिरावट, थकना का थकावट या थकान भी इसका हो जाएगा। तो हमने देखा क्रिया से भाववाचक भी कैसे चेंज होते हैं और ये पॉइंट आपको याद रखना है मित्रों, भूलना नहीं है। और भी हैं एग्जाम्पल, लेकिन ये सफिशिएंट हैं, इनसे ही आप याद कर लेना, इनसे ही आपको मिल जाएंगे परीक्षाओं में। ज़्यादा याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी लिखना का लिखावट, पढ़ना का पढ़ाई, चलना का चाल, घबराना का घबराहट, चिल्लाना का चिल्लाहट, मिलना का मिलावट, सजना का सजावट, गिरना का गिरावट, थकना का थकावट। एक बार और देख लीजिएगा आप, याद करना है क्लास के क्लास में ही आपको याद करना है, ये नहीं है कि फिर पर नहीं छोड़ना है, कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये सारी चीज़ें यहीं के यहीं याद करनी हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होना ज़रूरी है। लिखना का लिखावट फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूँ, पढ़ना का पढ़ाई, चलना का चाल, घबराना का घबराहट, चिल्लाना का चिल्लाहट, मिलना का मिलावट, सजना का सजावट, गिरना का गिरावट, थकना का थकावट। तो मित्रों आपने देखा क्रिया से भाववाचक जो क्रिया है कैसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है भिड़ना का भिड़ंत हो जाता है, बोलना का बोल हो जाता है मित्रों, याद रखना। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उसका भी आपको याद रखना है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से करते हैं वो सारी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। अव्यय
से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वे होते हैं जिनमें वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है या जो व्यय करने योग्य नहीं होते हैं। वैसे तो अर्थ इसका होता है, लेकिन हम हिंदी में जब चलते हैं तो उसका अर्थ होता है कि वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी लिंग वचन कारक का उन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे अव्यय शब्द में आ जाता है लेकिन, किंतु, परंतु। ये शब्द क्या होते हैं, कल परसों आज, ये शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ठीक है। संज्ञा क्या है अगर आपसे पूछा जाए, संज्ञा शब्द अव्यय है। अव्यय को हम क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है। तो अव्यय है, संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, अव्यय नहीं है, विकारी शब्द है। संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है, लिंग वचन कारक के अनुसार संज्ञा परिवर्तित हो सकती है। तो ये संज्ञा के लक्षण भी बताए गए हैं, मैं अभी यहाँ लिख दूंगा तो आपको याद हो जाएंगे कि संज्ञा के लक्षण कितने बताए जाते हैं। 3 लक्षण बताए जाते हैं। कौन कौन से, लिंग वचन और कारक। यानी लिंग और वचन और कारक के अकॉर्डिंग संज्ञा चेंज हो जाती है मित्रों। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, अव्यय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, ऊपर का ऊपरी हो जाता है, ऊपर का ऊपरी, ऊपर का ऊपरी, और मैल का मैला, मैल का मैला, नीचे का निचला, नीचे का निचला, निकट का नैकट्य, कुचैल का कुचैला, निकट का नैकट्य, कुचैल, कुचैल का कुचैला, कुचैल का कुचैला। मित्रों याद रखना, 1-2 पॉइंट आपको और याद करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे दूर, दूर का दूरी, समीप का सामीप्य, दूर का दूरी, समीप का सामीप्य। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, अव्यय से भाववाचक संज्ञा में चेंज हो जाएंगे। अव्यय से भाववाचक संज्ञा में चेंज हो जाएंगे। कैसे, ऊपर का ऊपरी, मैल का मैला, नीचे का निचला, निकट का नैकट्य, कुचैल का कुचैला, दूर का दूरी, समीप का सामीप। एक बार और देख लीजिएगा, आप याद करना है, बोलना नहीं है। चाहे आपकी वीडियो में कम मैटर हो लेकिन आपको याद हो जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं एक वीडियो में सफिशिएंट, ऑथेंटिक और ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री प्रोवाइड करता हूं, जिससे स्टूडेंट को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री मिल जाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं जिससे क्या हो कि समय बर्बाद ज़्यादा हो और स्टूडेंट को वो चीज़ें प्राप्त ना हो जो परीक्षाओं में आती हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं, कतई नहीं करता हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूं आपके लिए मित्रों। ऊपर का ऊपरी, मैल का मैला, नीचे का निचला, निकट का नैकट्य, कुचैल का कुचैला, दूर का दूरी, समीप का सामीप। फिर देख लीजिएगा, ऊपर का ऊपरी, मैल का मैला, नीचे का निचला, निकट का नैकट्य, कुचैल का कुचैला, दूर का दूरी, समीप का सामीप। ठीक है। तो आपने देखा अव्यय से हमने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। अब हमने भाववाचक संज्ञा के कई टाइप्स को देख लिया। यानी हमने जातिवाचक से भाववाचक बनाया, फिर विशेषण से भाववाचक बनाया, फिर हमने क्रिया से भाववाचक बनाया, सर्वनाम से भी भाववाचक बनाया, और हमने अव्यय से भी भाववाचक चेंज किया। यानी हमने एक बात तो नोट कर ली कि संज्ञाओं में सबसे ज़्यादा विस्तृत जो पार्ट है वो भाववाचक संज्ञा का है, और भाववाचक संज्ञा से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को भी आपको नोट करना है। भाववाचक संज्ञा को बड़ी अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करना है, याद करना है, बार बार इसका रिवीजन करना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर। आगे हमको देखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नाम आता है स्पेशल या विशेष, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है, वो पार्टिकुलर कौन सी संज्ञा होती है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को भी आपको देख लेना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं अब कहूँ, यहाँ पर एक हेडिंग डाल के आपको समझा देता हूँ कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, यानी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में कैसे प्रयोग होती है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी सेंटेंस में जातिवाचक कैसे बन जाती है, कैसे बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे पॉइंट आपको मैं यहाँ पर लिख दूँ कि देश में जयचंदों की कमी नहीं, देश में जयचंदों की कमी नहीं। मित्रों, पहले तो आपको याद रखना है कि मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिभाषा आपको बताई थी, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये विशेष नाम हो गया, विशेष नाम हो गया, तो इसका कारण ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा संसार में सिर्फ एक ही होती है, और जहाँ जातिवाचक संज्ञा की बात आती है तो वो अनेक हो जाती हैं, या उसके एग्जाम्पल आपको संसार में अनेक देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जयचंद, वो जयचंद स्पेशल व्यक्ति के लिए ना होकर उसके गुण के लिए, उसके स्वभाव के लिए बात की जा रही है, अर्थात देशद्रोही। यहाँ पर क्या बात हो रही है, देशद्रोही। ये अर्थ इसका क्या निकल रहा है, देशद्रोही। तो देशद्रोहियों के लिए बात हो रही है कि आज भी देशद्रोहियों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। तो इस कारण से जो ये संज्ञा हो गई, इसमें जयचंद में पूछा जाएगा तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी मित्रों, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मित्रों याद रखना, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर मैं एक पॉइंट और कह दूं कि देश में रावणों की कमी नहीं है, हमारे देश में कंसों की कमी नहीं है, तो उन सारी संज्ञाओं में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस पॉइंट को याद रखना। एक ऐसा भी समय था जब घर घर में सीता थी, तो घर घर में सीता थी तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीता क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन घर घर में सीता थी, तो अनेक सीताओं की बात कर रहा है ना, देवी की बात कर रहा है, तो एक सीता की कंपेयर की जा रही है यहाँ पर, तो कौन सी जो संज्ञा हो जाएगी, उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैं यहाँ पर बात करूँ, एक समय था जब घर घर में सीता थी। अब यहाँ ये पूछा जाएगा सीता में कौन सी संज्ञा है, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, एक लाइन आपको याद रखना है, व्यक्तिवाचक संसार में एक ही होती है, आपको बता दिया, और जातिवाचक अनेक हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये सीता को बात करें घर घर में, घर घर में सीता की तरह, देवी की तरह, यानी तो यहाँ पर जो सीता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, जयचंद वाले को, सीता वाले को, ठीक है। अब हम कहें इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, या परीक्षा समाप्त होते ही कुंभकर्ण बन बैठा, ये पॉइंट याद रहें। और भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, देश में जयचंदों की कमी नहीं, एक समय था जब घर घर में सीता थी, एक समय था जब घर घर में सीता थी। एक पॉइंट और है, इस देश में
हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। अब यहां पूछा जाएगा कि हरिश्चंद्र में कौन सी संज्ञा है, तो ये आप नाम देखकर मत बता देना कि हरिश्चंद्र में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर बात की जा रही सत्यवादी लोगों की, जो सत्य पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं और सत्य के पीछे अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनको हरिश्चंद्र कहा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, अर्थात हरिश्चंद्र जैसे लोग जो सत्यवादी हैं, अर्थात सत्यवादियों की जाति बताई जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर संज्ञा मित्रों क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। एक पॉइंट और देख लीजिएगा आप, एक पॉइंट और है कि परीक्षा समाप्त होते ही, परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। अब यहाँ पर कुंभकर्ण की बात की जा रही है, यहाँ पर कुंभकर्ण की बात की जा रही है। ना, कुंभकर्ण सोता बहुत था, रात दिन सोता रहता था, खाने के बाद सो जाता था, दो ही काम थे, खाना और सोना। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसी स्टूडेंट की या उन स्टूडेंट्स की जो ज़्यादा सोते हैं, या उन स्टूडेंट की जातियों की बात की जा रही है, वो उस जाति में आते हैं जो सोने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा, तो कुंभकर्ण की जाति में चला गया, यानी सोने वालों की जाति में चला गया। अर्थात यहाँ कुंभकर्ण में कौन सी हो जाएगी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी मित्रों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी कौन सी संज्ञा चली जाती है, वो किस संज्ञा में चली जाती है, जातिवाचक में चली जाती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रहे कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मित्रों देखिएगा, कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी यहाँ पर भी शेक्सपियर में अगर पूछा जाएगा कि कौन सी संज्ञा है शेक्सपियर में, तो आपको बताना है यही जातिवाचक। कौन सी संज्ञा मित्रों, जातिवाचक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन में किस संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो नेपोलियन पार्टिकुलर एक जो व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर समुद्रगुप्त से उसकी कंपेयर की जा रही है, यानी समुद्रगुप्त को नेपोलियन की तरह बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा और अच्छे से क्लियर हुआ हो, ये भी मुझे आपसे उम्मीद है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, भाववाचक का जातिवाचक में परिवर्तन। भाववाचक का जातिवाचक में परिवर्तन कैसे होता है, भाववाचक का जातिवाचक में परिवर्तन मित्रों कैसे होता है देखना है। भाववाचक का जातिवाचक में परिवर्तन, जातिवाचक में परिवर्तन। भाववाचक का जातिवाचक में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। पहली बात तो आपको याद रखना है, भाववाचक संज्ञा कभी बहुवचन में प्रयोग नहीं की जाती है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। यदि भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग होगी तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इस बात को भूलना नहीं है। यानी बहुवचन में प्रयोग नहीं होती है, बहुवचन में प्रयोग नहीं होती है, केवल एक वचन में होती है। जब बहुवचन में होगी, बहुवचन में होगी तो जातिवाचक कहलाएगी, जातिवाचक हो जाएगी।
मित्रों कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। भाववाचक का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है, या दोनों में होता है, या इनमें किसी में नहीं होता है, तो आपको बताना है भाववाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। और जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तो वो संज्ञा जातिवाचक में चेंज हो जाती है। इस बात को भूलना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, बुराइयों का त्याग करो, बुराइयों का त्याग करो और अच्छाइयों को ग्रहण करो। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। आपको पता है अच्छाई भाववाचक संज्ञा होती है, बुराई भी भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन अच्छाई और बुराई यहाँ पर बहुवचन में दिखाई गई हैं, तो ये दोनों संज्ञाएं क्या हो जाएंगी भाई साहब? जातिवाचक हो जाएंगी। मित्रों जातिवाचक, कौन सी? जातिवाचक। याद रहेगा, यानी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, बहुवचन में नहीं होता है। जब इसका प्रयोग बहुवचन में होता है तो ये संज्ञा जातिवाचक में चेंज हो जाती है। एक और एग्जांपल देख लें, छात्रों को अपनी लिखावट, तो लिखावट का हो जाएगा लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए, तो लिखावट का यहाँ पर लिखावटों कर दिया है, बहुवचन में चली गई है भाववाचक संज्ञा। जब बहुवचन में चली जाती है मित्रों, तो मैंने आपको बताया है, तो वो कौन सी संज्ञा में जाएगी? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा हो जाएगी मित्रों? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको भाववाचक का जो है जातिवाचक में परिवर्तन बता दिया, ठीक है। आप देखें, चिल्लाहट होती है, चिल्लाहट क्या होती है? चिल्लाहट जो होती है वो संज्ञा भाववाचक होती है। और हम कहें चिल्लाहट है, हम कहें बम्बई बम धमाके में या मुंबई बम धमाके में चारों ओर चिल्लाहटें नज़र आ रही थी, या चिल्लाहटें सुनाई दे रही थी, चिल्लाहटें सुनाई दे रही थी, तो चिल्लाहटें अंडरलाइन कर दिया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा चिल्लाहटों में संज्ञा कौन सी है, तो आपको बतानी चिल्लाहटों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। यानी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन में होता है तो वो जो संज्ञा हो जाती है वो संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय पहनावों में बहुत परिवर्तन आ गया है, तो पहनावा होता है भाववाचक। अगर आपसे पूछा जाए पहनावों, तो पहनावों में चला जाएगा जातिवाचक। तो ठीक है, भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग होती है तो मित्रों वो जातिवाचक में चेंज हो जाती है। इस बात का आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट संज्ञा कैसे चेंज होती है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में संज्ञाएं कैसे परिवर्तित होती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक पॉइंट कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सपोज दैट गांधी तो एक प्रकार से क्या है? जातिवाचक संज्ञा है।
क्या है, जातिवाचक। क्यों कि जैसे गांधी में तो काफ़ी वो लोग आ जाएंगे, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, यानी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। यानी गांधी जाति का नाम हो गया, फिर इस प्रकार से तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन आपको जातिवाचक नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के गुण की बात की जा रही है, यानी किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर गांधी जी शब्द जो होगा वो व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी है वो किसको कहा गया है, महात्मा गांधी को कहा गया है, महात्मा गांधी को गांधी जी कहा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक विशेष व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है, एक विशेष व्यक्ति को बताया जा रहा है कि गांधी जी क्या थे, राष्ट्रपिता। तो यहाँ से आपका इसका लिंक जुड़ जाता है, इसीलिए इससे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्रों भूलना नहीं है, इस बात को याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा कब पार्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा में चेंज होती है। तो ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, मेरे दादाजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे दादाजी पूरी यात्रा पर निकले या पूरी यात्रा पर गए। पूरी यात्रा पर गए, तो यहाँ पर पुरी जो दिया गया है वो पार्टिकुलर जगन्नाथपुरी की बात कर रहा है। ये किसकी यात्रा होती है यहाँ पर, ज़्यादातर जगन्नाथपुरी की, जगन्नाथपुरी की बात हो रही है यहाँ पर पुरी, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और वैसे पुरी जातिवाचक में आ जाता है, लेकिन यहाँ पार्टिकुलर यात्रा की बात कर रहा है, तीर्थ यात्रा की बात कर रहा है। तो तीर्थ यात्रा जब आ जाती है, यात्रा जब आ जाती है तो वो जगन्नाथपुरी की बात की जाती है, इस बात को आपको याद रखना है। वैसे तो अलकापुरी, पावापुरी और जगन्नाथपुरी इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है, मेरे दादाजी पूरी यात्रा पर गए, तो पूरी यहाँ पर जगन्नाथपुरी की बात की जा रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस बात को आपको भूलना नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए, पंडित जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, अब पंडित जी तो जातिवाचक संज्ञा होता है, हैं? सभी पंडित जी आ जाएंगे, जितने पंडित जी हमारे देश में। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, प्रथम प्रधानमंत्री की जा रही है, तो इसलिए पंडित जी में क्या हो जाएगा मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। व्यक्तिवाचक संज्ञा पंडित जी में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों हो जाएगा, प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक पॉइंट और है, जैसे एक एग्जाम्पल आ जाता है, गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रमाणित है। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणित है। तो यहाँ पर स्पेशल गुरुओं, सभी गुरुओं की बात नहीं की जा रही है, जिन्होंने व्याकरण लिखा है पार्टिकुलर उनकी बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यानी कामता प्रसाद गुरु की बात की जा रही है, किसकी, कामता प्रसाद गुरु, इनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखें,
गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणित है, अर्थात गुरुजी सपोज दैट, ये वैसे तो जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पार्टिकुलर क्या कर दिया कि व्याकरण और लिख दिया कि गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणित है, यानी वो गुरुजी जिन्होंने व्याकरण लिखा है तो वो कौन से हैं, कामता प्रसाद गुरुजी हैं। तो इस बात को याद रहे। तो यहाँ स्पेशल एक पार्टिकुलर गुरुजी की बात की जा रही है, विशेष गुरुजी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो याद रहे। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कभी कभी लोग कह देते हैं कि सम्मान सूचक जो व्यक्तिवाचक होती हैं संज्ञाएं, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन सर्वथा ये भी सत्य नहीं है, कभी कभी उसमें एक वचन का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे मैं कहूँ मेरे पिताजी बीमार हैं, तो मेरे पिताजी बीमार हैं, ये जो बहुवचन का प्रयोग हुआ, लेकिन संज्ञा तो इसमें क्या हो जाएगा, है तो पिताजी एक वचन ही, लेकिन यहाँ इस सम्मान सूचक शब्द है, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, बहुवचन का। लेकिन अगर उसके मैं एक और बात कहूँ, शिक्षक जो शब्द आता है वो शिक्षक दोनों में यूज हो जाता है, बहुवचन में भी और एक वचन में भी। जैसे नाउन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे पोषाहार योजना जब से आई है, शिक्षक भ्रष्ट हो गया, या हमारे जो शिक्षक होते हैं वो मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है, तो नाउन जो होता है वो कभी कभी क्या होता है, बहुवचन में चला जाता है, कभी कभी एक वचन में भी रह जाता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर इतना ही है, लेकिन इस बात को याद रखना, संज्ञा के लक्षण आपसे पूछा जाए, संज्ञा के लक्षण तो आपको बता देना है। संज्ञा के लक्षण कितने हैं, 3। कौन से, लिंग, वचन, कारक। और संज्ञा पूछा जाए तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है, विकारी शब्द, विकारी शब्द है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो आने वाले टॉपिक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सर्वनाम, और सर्वनाम विद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तरीके बताएंगे कैसे आपको सीखना है। और पूरी वीडियो देख चुके हों, समझ में आए हो तो कमेंट में बताएं कैसी वीडियो लगी, और शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बने रहें वीडियो पर, लगातार पूरी सीरीज़ आपको हिंदी की दी जाएगी। आप लगातार वीडियो जितनी भी आए हिंदी की, पूरी वीडियो देखा करें, पूरी की पूरी जो सीरीज़ है हिंदी की वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कंपटीशन क्लासेस पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और हर सब्जेक्ट की आपको वीडियोज़ मिलेगी यहाँ पर। धीरे धीरे हमारा प्रयास रहेगा कि कंपटीशन में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, टेट में जितने सब्जेक्ट आते हैं, सीटेट में जो आते हैं, सुपर टेट में जो आते हैं, लेखपाल, यूपीएसआई या यूपी पुलिस या अन्य रेलवे में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, वो सभी सब्जेक्ट जो है गुरु कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पूरी गुणवत्ता के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पूरी जो सावधानी के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ठीक है, बने रहें। जय हिंद।